जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, कल आपका सिविल कोर्ट का एग्जाम है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और साथियों, परसों जो हमने वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्लास कराया था, तो उस क्लास को देखकर आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास का दूसरा पार्ट लाइए। तो साथियों, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए फिर से वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। और साथियों, जिन्होंने उस वीडियो को यानी पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जो भी क्वेश्चन के साथ डिस्कशन कराएंगे आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा। ये PDF कल आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कौन कौन सा है? प्रोटियम, इसका होता है H11, ठीक है। फिर है ड्यूटेरियम, इसको बोला जाता है H12, और है ट्राइटियम, ये है आपका H13। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। लेकिन ये जो तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम, ये क्या करता है? रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा, ट्राइटियम। अच्छा साथियों, कोई भी पदार्थ कितना रेडियो सक्रिय है उसको मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो GM काउंटर का, ठीक है। कोई भी पदार्थ रेडियो सक्रियता की जांच करना है किसी भी पदार्थ का, तो उसके लिए GM काउंटर का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। कितना है? 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। ऑप्शन में आपको मिलेगा 20.98%। तो ये लगभग में 21 मान सकते हैं, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी अक्रिय गैस है? देखिए, अक्रिय गैस को ही बोला जाता है इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस। और इनर्ट गैस को आधुनिक जो आवर्त सारणी है किस वर्ग में रखा गया है? तो आप सभी जानते हैं टोटल 18 वर्ग है, और ये जो 18वां वर्ग है इसी में अक्रिय गैस को रखा गया है। अक्रिय गैस कौन कौन सा है? तो आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, रेडॉन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सभी अक्रिय गैस है। और इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में है? तो ये आर्गन है। कितना है? 0.93%। अच्छा, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है? तो यह है आपका रेडॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश को जारी करता है? तो राज्यपाल जो है 213 के तहत अध्यादेश को जारी करता है। अच्छा साथियों, राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 52 में। और इसमें +11 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो 63। तो 63 में बताया गया है उपराष्ट्रपति पद के बारे में। 63 में फिर 11 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो ये होता है आपका 74। 74 में बताया गया है प्रधानमंत्री के पद के बारे में। तो 52 में राष्ट्रपति पद, 63 में उपराष्ट्रपति पद, 74 में क्या करना है? प्रधानमंत्री का पद। सभी में आपको 11 जोड़ते चलना है, आपका निकल जाएगा। चलिए आगे देखिए, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। आगे देखिए, त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो कौन सा ग्रंथ है, यानी त्रिपिटक जो है किस धर्म का ग्रंथ है, ये आपको बताना है। तो ये है बौद्ध ग्रंथ। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ पर था? यहाँ पे रोमन होगा। तो संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था मुसिरी। कहाँ पर था? मुसिरी। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हैं? तो टोटल 9 राज्य समुद्र तट से लगे हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो जैसे ये भारत का नीचे साइड का मैप हो गया, तो यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यानी इधर से 5 राज्य हैं और इधर से 4 राज्य, टोटल 9 राज्य समुद्र के किनारे में हैं। और सबसे लंबा कौन सा राज्य है जो समुद्र के किनारे है? तो याद रखिएगा, सबसे
लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य है गुजरात, ठीक है। दूसरा पूछे आंध्र प्रदेश, और सबसे छोटा पूछे तो गोवा। चलिए, गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? 1961 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो ये आपका गोवा हो जाएगा। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो गंगा नदी को। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। अच्छा, यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसके लिए ट्रिक बता देते हैं, केबीसी। यमुना के लिए सहायक नदी पूछे तो आपको याद रखना है केबीसी। के मतलब कैन, बी मतलब बेतवा, सी मतलब चंबल। तो कैन, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे, गोदावरी नदी। इसे वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। और गोदावरी नदी पर कौन सी परियोजना है? तो जायकवाड़ी परियोजना। किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अब कुछ इंपॉर्टेंट दिवस को देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछे 28 फरवरी। बिहार दिवस बार बार पूछा जाता है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। जिस दिन बिहार दिवस मनाते हैं उसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस पूछे 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस पूछे 22 मई को। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो साथियों उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अब उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल, तीनों के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष है। कितना है? 35 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष। मतदान करने के लिए उम्र क्या है? 18 वर्ष से ध्यान रखिएगा। लेकिन पहले कितना था मतदान करने के लिए? 21 वर्ष। तो 21 वर्ष से जो घटाकर 18 वर्ष किया गया, किस संशोधन से किया गया? तो 61वां संशोधन, जो कि 1989 में हुआ था। इसी के तहत मतदान करने की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1930 में। साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर अधिनियम कब बना था? 1935 में। और यही अधिनियम 1935 जो है भारत शासन अधिनियम 1935 कहलाया। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 थे। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? मैगलन ने। भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसकी देखरेख में हुआ था? जॉन मार्शल। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था किसने? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी। हड़प्पा की खोज किस वर्ष में हुई? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष में हुई? 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। वायुमंडल में कितने परत है? टोटल 5 परत है। कौन कौन? क्षोभ मंडल, समताप मंडल। देखिए, क्षोभ मंडल की बात करें तो जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती है, जैसे आंधी का आना, वर्षा होना, ये सभी क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल की बात करें, इसी में आपका होता है ओजोन लेयर, जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण को बचाती है। कौन? ओजोन लेयर, ठीक है। तो समताप मंडल में ही आपका जो हवाई जहाज होता है ये उड़ता है। किस मंडल में? समताप मंडल में। तीसरा कौन सा है? मध्य मंडल है। चौथा है ताप मंडल, जिसको आयन मंडल कहा जाता है, और जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं इसी आयन मंडल यानी कि ताप मंडल में। और पांचवा है बाह्य मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी सारी घटनाएं अभी हमने आपको बताया, क्षोभ मंडल। ओजोन परत किस मंडल में? समताप मंडल में। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ था? 1951 में।
किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया मतदान के लिए? तो अभी हमने आपको बताया 61वां, और ये हुआ था 1989 में। पहला आम चुनाव 1951-52। मतदाता सूची को कौन तैयार करता है? निर्वाचन आयोग। उच्च तापमान को किस यंत्र से मापा जाता है? पायरोमीटर। तापमान का SI मात्रक क्या है? केल्विन। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S। अच्छा, पीतल किसका मिश्रण है? तो कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है पीतल। कॉपर और टीन के मिश्रण से बनता है कांसा। तो कॉपर, जिंक और इसमें अगर हम निकेल मिला देते हैं तो ये बन जाता है जर्मन सिल्वर। सभी को ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन के समस्थान की आपका हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। 21, 22, चलिए 23 ये सब हो चुका है आपका। चलिए यहाँ से देखिए, पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा जस्ता। कांसा पूछे तांबा और टीन। अच्छा, तांबा जस्ता में अगर निकेल मिला दे तो क्या बनेगा? ये जर्मन सिल्वर बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद भी किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? ऊंट। कौन ऑक्सीजन रहित रक्त को मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? शिरा अर्थात नस। नस जो होता है ये क्या करता है? ऑक्सीजन रहित रक्त, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जिसमें ना हो, जिस खून में ऑक्सीजन ना हो उसको मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है शिरा अर्थात नस। रक्त का pH मान 7.4। मत्स्य वर्ग के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 2। यानी मछली वर्ग में जो भी आते हैं उसके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। और जो भी रेप्टाइल है, रेंगने वाले जंतु जैसे कि सांप, छिपकली, कछुआ, ये आपका रेप्टाइल में आता है और इसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 3। और जो उभयचर होते हैं, उभयचर का मतलब जो जल और जमीन दोनों पर रह सकता है, जैसे कि मेंढक, तो इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। तो याद रखिएगा रेप्टाइल और उभयचर दोनों में 3 हो जाएगा, मत्स्य वर्ग में 2 हो जाएगा और पक्षी वर्ग में पूछे 4 हो जाएगा। और मैमल्स जो स्तनपायी होते हैं उसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। नोट, जिनके हृदय में 2 कक्ष या 3 कक्ष होते हैं उनके शरीर में ठंडा खून पाया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है ठंडा खून वाला इसमें से कौन प्राणी है? तो जिसके हृदय में 3 कक्ष या 2 कक्ष होगा उसका खून ठंडा होगा, और जिनके हृदय में 4 कक्ष होगा उनका शरीर क्या होगा? गर्म होगा। जैसे कि पक्षी वर्ग का शरीर क्या होता है? गर्म। क्यों? क्योंकि इसका जो चैम्बर है 4 बना होता है। मैमल्स यानी स्तनपायी की बात करें, इसमें भी 4 चैम्बर होते हैं, तो मैमल्स का भी जो खून होगा क्या होगा? गर्म होगा। पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत से। पित्त कहाँ संग्रहित होता है जाकर? पित्ताशय में। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, हिंदी में लाल रक्त कणिका। आरबीसी का कब्रिस्तान तिल्ली, प्लीहा, स्प्लीन, तीनों एक ही है, ध्यान रखिएगा। आरबीसी का जीवन काल 120। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को हिंदी में श्वेत रक्त कोशिका। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट। मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के इकट्ठा होने से? लैक्टिक अम्ल। किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? गामा किरण। किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? गामा किरण। दोनों देखिएगा, अगर आवृत्ति पूछे सबसे अधिक तो गामा किरण, लेकिन तरंगदैर्घ्य पूछे सबसे कम तो गामा किरण। बिहार में पहले कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? यानी बिहार में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। कब? तो 1912 में कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन था, ठीक है, जो कि बांकीपुर पटना में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताइए तो। चलिए आगे देखते हैं। अखिल भारतीय सेवा के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 312 में अखिल भारतीय सेवा के बारे में बताया गया है। अच्छा, भारत में अखिल भारतीय सेवा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। अब अखिल भारतीय सेवा की बात करें, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, अखिल भारतीय सेवा में टोटल 3 पद है। पहला पद है IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिंदी में, इंग्लिश में IAS। फिर IPS आता है, भारतीय पुलिस सेवा। फिर IFS आता है, भारतीय वन सेवा। तो 3 सेवा है, 3 पद है अखिल भारतीय सेवा में। तीनों को ध्यान रखिएगा, IAS, IPS, IFS। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन। टंगस्टन का प्रतिरोध और गलनांक क्या होना चाहिए? तो दोनों उच्च होना चाहिए, यानी प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होना चाहिए टंगस्टन का।
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकनिका। अच्छा, अगर आपसे पूछे कोशिका के अंदर केंद्रक होता है तो इस केंद्रक के बाहर और कहाँ पर डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, ये सभी क्या है? कोशिका का अंग है। तो जो आपका ये न्यूक्लियस है जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, तो इसके अंदर डीएनए होता है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो एक ऐसा अंग है कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी आपका डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने, न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। ठीक है, चलिए, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज। देखिए, कोशिका भित्ति की बात करें, ये केवल पादप में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं होता है पादप, ये कोशिका भित्ति। तो अगर आपसे पूछे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, तो यही अंतर है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण क्या क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस जो ये सभी है, इसमें से सबसे प्रमुख कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। क्योटो सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? जापान में। क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से। एक हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि आपका संबंधित है किससे? आपका ये ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियाँ जैसे कि ओंज, सैम्पन, सेंटलीज, ये 3 प्रमुख जनजातियाँ कहाँ की है? तो अंडमान निकोबार की। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? सिक्किम में। संथाल और मुंडा जनजाति पूछे? झारखंड। भारत का सबसे बड़ा जनजाति पूछे तो भील हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? भील हो जाएगा। भील जनजाति सबसे अधिक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक राष्ट्रीय अभयारण्य पूछे कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पर्वत। टोडा जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत के क्षेत्र में टोडा जनजाति का निवास स्थान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसी में। अच्छा, लाहौर अधिवेशन किस नदी के तट पर हुआ था? रावी नदी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हुए थे? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। अच्छा, दोनों अलग अलग कब हुआ था? तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था इसी में अलग हुआ था, और 1907 वाला जो लखनऊ अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष। कांग्रेस का 1931 वाला कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है। इन्होंने ही बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। किसकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया? बेलगांव अधिवेशन। कब हुआ था? 1924। 1924 कर लीजिए। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। चरक संहिता की रचना किसने की? चरक ने। चरक किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का यात्री था? स्पेन का, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का यात्री था। अमेरिका की खोज इसने ही किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर नहीं होगा, क्रिस्टोफर होगा, ठीक है। अमेरिका की खोज 1492 में। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? 1998 में।
प्रथम भारतीय कौन था जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला? 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला? रमन प्रभाव के लिए। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1968 में। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1979 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला? 1980 में। कितने बौद्ध संगतियाँ हुई है? 4। कौन कौन? पहला कब? 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर? राजगिरी में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा वाला 383 ईसा पूर्व। कहाँ पर? वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा वाला पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पर? तो कश्मीर के कुंडल वन में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मणों पर जजिया कर को लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? 1564। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को मनाती हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था 1917 में। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। विश्व में पूछे जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। किसने दिया? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनने में समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। पहली बैठक में अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरा बैठक में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तीसरा बैठक 13 दिसंबर को हुआ था। संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? तो तीसरा जो बैठक हुआ था 13 दिसंबर को इसी में। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। तो साथियों ये पूरा PDF आपका आज पार्ट 2 समाप्त होता है। अगर इसमें अच्छा रिस्पांस आता है, आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत ही जल्द इसका 3 भी ला देंगे आज ही आपका। ठीक है, तो कमेंट करके फटाफट से बताइए। सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।